आपके प्रोजेक्ट की पासिंग 25 में से और सब्जेक्ट की पासिंग 75 मार्क्स में से। तो 75 मार्क्स के लिए जो आपका सिलेबस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया PDF में, और 25 मार्क्स के लिए जो आपका प्रोजेक्ट मेकिंग होगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स मैं आज या कल में आप लोगों का जो D डिवीज़न का ग्रुप है उसमें मैं डाल दूँगा। तो आप लोग उसमें से कोई एक टॉपिक चूज़ कर दो जिस पे भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और उस पर 12 से 15 पेज का वन साइड, जैसे प्रोजेक्ट के पेपर्स आते हैं ना, प्रोजेक्ट पेपर्स पे चाहे लिखो, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग A4 साइज़ की 50, 60 या 100 पन्ने की बुक ले लो, है ना। उसके पहले पेज पे आप अपना नाम, रोल नंबर, डिवीज़न और एग्ज़ाम का जब सीट नंबर आ जाएगा तो सीट नंबर भी वो लिख देना, और एग्ज़ाम का हॉल टिकट आ जाएगा तो हॉल टिकट भी चिपका देना, उसका जेरोक्स। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने ओरिजिनल हॉल टिकट चिपका दिया था, तो ओरिजिनल हॉल टिकट आपको कंटिन्यू एग्ज़ाम में लगेगा, खाली उसका जेरोक्स वहाँ पे चिपका देना। और 12 पन्ने का आप एक प्रोजेक्ट लिख के सबमिट कर देंगे। तो आज मैं क्या करूँगा, आज या कल में या इस वीक में मैं आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक्स ग्रुप में शेयर कर दूँगा। उसमें से किसी एक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। कितने पन्नों का? 12 से 15 पन्नों का। तो वो प्रोजेक्ट बना के आप सबमिट करेंगे तो आप उसी बेस पे आपको 25 नंबर में से जो नंबर मिलने हैं वो मिल जाएगा। प्रोजेक्ट हैंड रिटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे आप लोगों ने झेरॉक्स कराया, मतलब प्रिंट आउट निकाला और सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है वो हैंड रिटेन होना चाहिए। A4 साइज़ की बुक एक ख़रीद लेना, उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए आपकी अपनी हैंड राइटिंग में। और ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे तुम दोनों हो तो तुम दोनों सोचो कि हम लोग मिलके एक ही प्रोजेक्ट कर लें, ऐसा नहीं। इंडिविजुअली होना चाहिए। तुम्हारा प्रोजेक्ट अलग, उसका प्रोजेक्ट अलग। तुम्हारा नाम, रोल नंबर, एग्ज़ाम सीट नंबर अगर आ गया है तो, और एग्ज़ाम का हॉल टिकट। शुरू के 2-3 पन्ने छोड़ देना है ना इन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट का इंडेक्स बना के प्रोजेक्ट लिखना शुरू करना। तो मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स के टॉपिक ग्रुप पे आज या संडे तक डाल दूंगा, आप लोग उसमें से चूज़ कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। तो 25 मार्क्स का आपका मामला क्लियर हुआ। 75 मार्क्स के लिए जो आपको सब टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, वो सारा मैंने आपके साथ PDF, अभी आप लोगों का नेट नहीं चल रहा है, ओपन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाद में आप लोग देखिए वही आपके नोट्स हैं। और FC के लिए आप लोगों के पास विकल्प है। आप लोग चाहें तो FC का पेपर हिंदी में लिखें, मराठी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। तो चूँकि आप लोग BCom के स्टूडेंट हैं, आप सारे पेपर इंग्लिश में ही लिख रहे हो, तो आप लोगों को लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो, है ना। लेकिन अगर आप मान लो आप में से कोई मुझसे मराठी या हिंदी में भी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है ना। उसके लिए किसी तरह का कोई वो नहीं है, वो आपका अधिकार है। आप तीनों भाषाओं में से जिस भाषा में चाहें आप अपना प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। अगर आप PDF ओपन करके देखेंगे तो आपका पहला टॉपिक जो है FC का, फाउंडेशन कोर्स का, वो है इंडियन सोसाइटी। FC का फुल फॉर्म क्या हुआ? फाउंडेशन कोर्स। तो किसका फाउंडेशन? फाउंडेशन मालूम है ना क्या होता है? किसी चीज़ की नींव, बुनियाद। तो किसकी बुनियाद? तुम्हारी, एज ए स्टूडेंट आप लोगों को अपने देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आसपास के परिवेश के बारे में जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए या मालूम ही होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में आपका जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन सोसाइटी का, कि भारतीय, जिसको हम लोग हिंदी या मराठी में बोलेंगे भारतीय समाज। हमारा भारतीय समाज क्या है, उसमें किस किस तरह से अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना। उनकी भाषा अलग है, बोली अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, पहनावे अलग हैं। बावजूद इसके वो सब एक देश के नागरिक के रूप में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने तीज त्यौहार मनाते हैं, हंसी खुशी में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये जो भारतीय समाज का ये जो चेहरा है ना, मिला जुला चेहरा है, उसके बारे में आपको समझना होगा कि वो हमारी इतनी बड़ी विशेषता क्यों। और ये आपको क्यों समझना है? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
अनेकता में एकता, अगर ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ताकत है, तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी हमारा ड्रॉबैक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं या जो जिन मुद्दों पर झगड़े कराए जाते हैं अलग अलग स्वार्थों के कारण, वो भी यही मुद्दे होते हैं। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे की करा दिए जाते हैं, कभी आपको भाषा के नाम पे लड़ा दिया जाता है, कभी कभी खान पान पहनावे को लेके हम एक दूसरे का अनादर करते हैं, है ना। जैसे मान लो जो दक्षिण भारतीय है वो चावल खाता है, नारियल ज़्यादा खाता है, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ जोग्राफिकल कंडीशन वैसी है, वहाँ पे वही पैदा होता है। महाराष्ट्र में हम लोग मूंगफली ज़्यादा पैदा होती है तो हम लोग मूंगफली का तेल खाते हैं। आप नॉर्थ में चले जाओ, पंजाब और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे सरसों ज़्यादा पैदा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मोरी, मस्टर्ड ऑयल जो बोलते हैं, वो ज़्यादा पैदा होता है तो वो ज़्यादा खाते हैं। और वो ठंडा इलाका होता है तो मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है तो उनको उससे बचाव होती है ठंड से। तो कहने का मतलब आदमी क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसकी भाषा कैसी है, वो दिखने में कैसा है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? जोग्राफिकल कंडीशंस का है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है। जैसे साउथ में अगर आदमी सिर्फ लुंगी पहन रहा है, वो थोड़ा सांवला है, तो उसका कारण वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है। कश्मीर के लोग एकदम गोरे हैं, है ना, उनका खान पान पहनावा अलग है, तो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। महाराष्ट्र में हम लोग जिस तरह से हैं तो उसका कारण ये पूरा पठारी या कोंकणी क्षेत्र है। तो आपकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो आपके रहन सहन, खान पान, भाषा इत्यादि के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये बहुत ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज सबका है। जैसे इस देश में हिंदू ये नहीं कह सकता कि ये देश खाली मेरा है, मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि ये देश सिर्फ मेरा है, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, कोई भी क्या ये कह सकता है क्या कि इस देश में खाली वो रहेगा? नहीं, ये देश सबका है, सबको मिलजुल के रहना है। और जब मिलजुल के रहना है तो आपको एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे के पहनावे का, एक दूसरे के खान पान का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और हम सम्मान करते भी हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे मुंबई जैसे शहर में हम लोग जहाँ हैं, क्या हम लोग होटल में जाके कभी इडली नहीं खाते, मसाला डोसा नहीं खाते, चाइनीज़ नहीं खाते, या इस तरह के फूड जो मूल रूप से हमारे भोजन का हिस्सा नहीं है लेकिन आज हम उसे ग्रहण करते हैं? क्या हम लोग गेहूँ नहीं खाते? खाते हैं। क्यों? लेकिन मूल रूप से तो ज्वार बाजरी यहाँ पे होती है। इडली और ये सब तो साउथ से आ रहा है, तो क्या हम लोग उसका इसलिए विरोध करते हैं कि वो साउथ से आ रहा है? नहीं, हम उन सब चीज़ों को अपनाते हैं जो हमें सहज लगता है, अच्छा लगता है। और यही होना भी चाहिए कि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, संस्कृति की हो, भाषा की हो, आप अपने धर्म का सम्मान करिए, आप अपनी भाषा का सम्मान करिए, आप अपनी संस्कृति का सम्मान करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे की भाषा, दूसरे की संस्कृति, दूसरे के पहनावे, दूसरे की परंपराओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। गणेश पूजन हम लोग धूमधाम से करेंगे और चाहेंगे कि सब गणेश पूजन में शामिल हों, लेकिन उसी तरह दूसरे भी जो लोग यहाँ पे आकर रहने लगे हैं, जैसे मान लो साउथ इंडियन है तो वो उनके देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्रिश्चियंस अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नॉर्थ इंडियंस अपनी पूजा पद्धति अपनाते हैं। तो हमें सभी की, मैं ये नहीं कहता कि तुम सब में शामिल हो जाओ, लेकिन कम से कम उनके लिए हम लोग ऐसी कोई स्थिति न पैदा करें जिससे उनकी भावनाओं को किसी तरह की ठेस पहुँचे। कहने का मतलब हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हमारे समाज की जो स्थिति है वो यही सिखाती है कि आप एक वचन में नहीं, सिंगुलर में नहीं, प्लूरल में सोचिए। सिंगुलर मतलब समझ रहे हो ना, खाली मैं, लेकिन प्लूरल में जब आप करते हैं तो बहुत सारे। तो इस देश की जो आत्मा है, सोल ऑफ दिस कंट्री, वो प्लूरल में है, सिंगुलर में है ही नहीं। तो इसीलिए हमको जो भी विचार बनाने होंगे वो प्लूरल में बनाने। अब भाषाओं के संदर्भ में कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें आपके इस चैप्टर में हैं, जैसे आप देखेंगे उसको, जैसे नेशनल लैंग्वेज की बात है, राष्ट्रभाषा की बात है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है?
राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? जैसे आपसे कोई पूछे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ये अक्सर एक मतलब सामान्य रूप से स्वीकृत मान्यता है, मतलब सिंपली एक्सेप्टेड टर्म है कि हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। वो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। बैंकों वगैरह में जाओ तो क्या लिखा रहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। तो ये आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सवाल फिर वही उठता है कि फिर राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? तो ऐसे तो इस देश में राष्ट्रभाषा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा या राष्ट्र की भाषा। तो राष्ट्र की भाषा क्या मतलब क्या? इस देश में जो भी भाषाएं हैं सब राष्ट्र की भाषाएं, फिर चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, है ना, कन्नड़ हो, सारी भाषाएं क्या हैं? हमारी राष्ट्रभाषाएं। बराबर है ना भाई? जिस तरह हिंदी राष्ट्रभाषा है उस तरह मराठी है, उसी तरह बांग्ला है, उसी तरह उड़िया है, उसी तरह पंजाबी है, सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं। लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, और हिंदी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भी इस देश की राजभाषा है। तो इस देश में कहीं भी कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, पत्राचार करने के लिए हम लोग या तो हिंदी का सहारा लेते हैं या फिर अंग्रेजी का। क्योंकि जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, जैसे दक्षिण भाषी जो राज्य हैं, तो वहाँ हिंदी का उतना चलन नहीं है, तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अंग्रेजी का। लेकिन राज्यों को भी उनकी राजभाषा का अधिकार दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा है? मराठी। तो वो हिंदी अंग्रेजी के साथ जुड़ जाती है। तो हर राज्य की अपनी भाषा है। ठीक उसी तरह बंगाल में आप जाओगे तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो तीसरी भाषा जुड़ेगी वो कौन सी होगी? बंगाली। ठीक उसी तरह तमिल, है ना। तो कहने का मतलब हिंदी और अंग्रेजी हमारी मुख्य राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन स्टेट के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, जो राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा क्या ध्यान में रखना कि भारत में संवैधानिक रूप से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के रूप में हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को स्वीकार किया है, और प्रादेशिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राज्य की अपनी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को भी हम लोगों ने स्वीकृति दी है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम कर सकें। अच्छा, दो राज्य अगर एक भाषा में कंफर्टेबल हो तो भी केंद्र को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो महाराष्ट्र और बंगाल, वो कहें कि हम मराठी में ही समझ लेंगे, तो आप करो मराठी में संवाद, केंद्र को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या वो बोले कि हम बांग्ला में समझ लेंगे और दोनों स्टेट गवर्नमेंट एग्री है, तो उसमें भी केंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ मराठी है, यहाँ बांग्ला है। तो फिर उनके पास ये विकल्प होता है कि वो अपनी भाषा के साथ साथ इन दोनों राष्ट्रीय भाषाओं में से, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से किसी एक भाषा में और करस्पॉन्डेंस करें। तो वो क्या करते हैं, भले कोई परिपत्रक या कोई जीआर मराठी में है, लेकिन वो हिंदी या इंग्लिश में भी अटैच किया जाता है, ताकि जिसको मराठी नहीं आती वो इंग्लिश में या हिंदी में उसको पढ़ सके। तो ये संवैधानिक स्थिति है आपकी भाषाओं की। तो अब सवाल ये होता है कि ये नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया यूरोपियन कंट्रीज से। आप जानते हैं यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, तो उनके यहाँ नेशनल फूड, नेशनल लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ों का स्लोगन था, नारा था, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो वहीं से ये चीज़ आई इंडिया में भी, नेशनल लैंग्वेज। लेकिन यूरोप और इंडिया का कोई कंपैरिजन है क्या? एक इंडिया में पता नहीं कितने यूरोप बसते हैं, है ना। उनके हमारा अकेले का यूपी और मध्य प्रदेश मिला दोगे तो यूरोपियन 8-10 यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इतने बड़े देश में जहाँ पे इतनी सारी विविधता है, वहाँ पे किसी एक भाषा को आप नेशनल लैंग्वेज कैसे बना दोगे? तब सब लोग झगड़ा करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। हिंदी आहे मग मराठी का नाही,
फिर बांग्ला का आना है, फिर तमिल का आना है, तो इस तरह से लोग झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन हिंदी के पक्ष में अक्सर लोगों ने अपने सुझाव दिए और ये कहा गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पट्टी पे, मतलब बहुत बड़े इलाके पे हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, और जहाँ पे ये बोली या समझी कम जाती है वहाँ भी वो संपर्क भाषा के रूप में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा, राजस्थान, ये पूरी की पूरी पट्टी क्या कहलाती है? हिंदी बेल्ट कहलाता है, हिंदी पट्टी कहलाती है। ये इस पूरे इलाके पे हिंदी व्यापक स्तर पर बोली और समझी जाती है। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे हिंदी उतने बड़े स्तर पे नहीं बोली जाती, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में काम कर लेती है। मतलब तुम्हारा काम हिंदी से भी चल जाएगा, है ना। तो लेकिन और नीचे जाओगे तो मुश्किल होने लगती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विरोध हुआ। दक्षिण भारतीय राज्यों में हुआ, आंदोलन हुए, और अंत में ये बात सरकार को भी समझ में आई कि भारत जैसे देश में किसी एक भाषा को हम लोग खाली राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। इसीलिए जब राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठा संविधान निर्माण के समय, तभी उन्होंने तय किया कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, और जब तक हिंदी पूरे देश में बोली और समझी नहीं जाने लगती तब तक उस हिंदी की पहले ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी पूरे देश के लिए? उसके पहले किसका शासन था आज़ादी के पहले? अरे 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हम पे कौन राज कर रहा था? अंग्रेज शासन कर रहे थे ना। तो उनकी भाषा क्या थी? इंग्लिश। तो सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये सुनिश्चित किया गया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। लेकिन जब तक पूरे देश में हिंदी की एक पहुंच नहीं बन जाती, सब लोग इसको बोलने, समझने, लिखने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक अंग्रेजी को भी इसके साथ साथ हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का चलन बहुत पहले से था। ठीक उसी तरह जब अंग्रेज इस देश में आए थे, उस समय कौन सी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थी? मुगलों के समय में कौन सी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी। मुगल जो थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में फारसी इस्तेमाल करते थे। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, मस्जिदों में अरबी भाषा का इस्तेमाल करते थे, और अपने घर में स्वजनों के साथ बात करने में तुर्की भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो वो 3 भाषाएं मुख्य रूप से इस्तेमाल करते थे। धार्मिक कार्यों के लिए अरबी, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में फारसी, और अपने घर परिवार के बीच में तुर्की। तो ये अरबी, फारसी, तुर्की, और बाद में उन्हीं के बीच में से कुछ भाषाएं जो ज़्यादा विकसित हुई, जिनका ज़्यादा फैला हुआ, जैसे हिंदवी, उस समय हिंदवी बोली जाती थी, तो हिंदवी या हिंदुस्तानी, वो इन सब के बीच से, मार्केट एरियाज़ के बीच में से पनपने लगी, बढ़ने लगी, उसकी पॉपुलैरिटी गेन होने लगी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी के साथ फ़ारसी को तो हटा दिया, लेकिन एज अ रीजनल लैंग्वेज उन्होंने 2 भाषाओं को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, एक हिंदी या हिंदुस्तानी और दूसरा उर्दू, क्योंकि ये भाषाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। हिंदी और उर्दू का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक है, हिंदी और उर्दू का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक है। दोनों भाषाओं में क्रियापद एक समान काम करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? हिंदी में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द ज़्यादा हो गए और उर्दू में अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा आ गए। जैसे हिंदी में मैं बोलूँगा आइए बैठिए, तो उर्दू वाला भी बोलेगा आइए तशरीफ़ रखिए, है ना। तो ये तशरीफ़ शब्द कहाँ से आया? अरबी फारसी से आ गया। तो वो उर्दू बन गई और दूसरी भाषा हिंदी बन गई, लेकिन दोनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन एक जैसा है। इसीलिए बहुत सारे जो व्याकरण के विद्वान हैं वो ये नहीं मानते कि हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं, लेकिन इसके पीछे भाषाओं की राजनीति थी, हिंदू मुसलमान की राजनीति थी, वो सब
खैर वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये बताने का आपको उद्देश्य मेरा यही है कि सबसे पहले फ़ारसी ने करीब 600 से 700 साल इस देश में राज किया। मुग़लों के बहुत पहले, जब से मतलब करीब 9वीं 10वीं शताब्दी से ही जैसे जैसे भारत, उस समय का भारत जब तुम सोचोगे तो भारत का नक्शा आज का नहीं होगा, उसमें आज का अफ़गानिस्तान और सिंध प्रांत जो पूरा पाकिस्तान है वो, और इधर आपका बांग्लादेश, बर्मा, ये सब पूरा भारत था, अखंड भारत था। तो इस भारत में 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास से ही मुस्लिम शासक जो है धीरे धीरे आने लगे थे, कभी व्यापारी के रूप में या कभी कभी विद्वानों के रूप में। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था और एक मिश्रित भाषा के रूप में एक नई भाषा का जन्म हो रहा था। तो फ़ारसी लगभग तभी से जो है इस देश में धीरे धीरे बोली जाने लगी और लगभग उन मुस्लिम शासकों से लेके मुग़लों तक लगातार फ़ारसी जो है इस देश में दरबारों की भाषा रही। तो इस देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर अभी तक किसी भाषा ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम किया है तो वो कौन सी भाषा है? फ़ारसी। फ़ारसी ने करीब 600-700 वर्षों तक इस देश में राज किया और उसके बाद वो जगह किसको मिल गई? अंग्रेजी को, जब ब्रिटिश आए। और अंग्रेज़ों ने फिर धीरे धीरे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के साथ साथ हिंदुस्तानी और उर्दू को भी मान्यता दी। और जब अंग्रेज़ चले गए तो हम लोगों ने राजभाषा के रूप में किसको, मुख्य राजभाषा के रूप में किसको स्थापित किया? हिंदी को। लेकिन हिंदी के साथ साथ हम लोगों ने अंग्रेजी को भी बनाए रखा, जो कि आज तक बना हुआ है। 75 ईयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अभी तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेकिन इन भाषाओं के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं की भी अस्मिता का सवाल था। क्षेत्रीय स्तर पर भाषा को लेकर झगड़े न हो, इस बात को भी ध्यान में रखा गया और ये सुनिश्चित किया गया कि इन भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, है ना। इसीलिए प्रांतों के स्तर पर, राज्यों के स्तर पे इन भाषाओं को भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। तो भाषाओं के संदर्भ में ऑफिशियल लैंग्वेज के स्तर पर ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है लैंग्वेज का, अलग से उन्होंने एक सेक्शन भी दिया है, उसमें कौन सी भाषा को बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं और वो सारे आंकड़े हैं। तो अगर वो सारे आंकड़े आप याद कर सकें तो जब आप आंसर लिखेंगे तो हो सकता है उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़े। तो पहला चैप्टर जो है आपका यही है, इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जानना है, उसकी अनेकता में एकता की शक्ति के बारे में जानना है। अगर अनेकता में एकता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है तो वही सबसे बड़ी मुसीबत भी क्यों है उसको समझना है। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के नाम पे हमें क्यों अलग नहीं सोचना है, एक होकर सोचना है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आपका पहला चैप्टर है। तो आप लोग ये नोट्स देख लीजिए और हो सके तो इसका PDF जो है आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ताकि लेक्चर के समय में वो आपके सामने होगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को लेके मुझे इतनी ही बात करनी थी और कल का जो लेक्चर होगा उसमें इसी की, अगर और किसी सब टॉपिक्स पे आपको लगेगा कि इसकी व्याख्या और करने की ज़रूरत है तो हम लोग उसकी व्याख्या भी करेंगे। लेक्चर आप लोग बोलोगे तो मैं हिंदी में दे दूँगा, इंग्लिश में दे दूँगा, मराठी में दे दूँगा, मुझे तीनों भाषाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आए, है ना। जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो आपको लिखना है, पढ़ना है, वो आपको समझ में आए। और हमारा टाइम टेबल 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और D डिवीज़न वो बगल वाली क्लास है ना, ये C डिवीज़न। तो आज तो हम लोगों ने सर की क्लास ले ली, लेकिन कल से हम लोग उसी D डिवीज़न में बैठेंगे। कल भी यही लेक्चर रहेगा 9:50 to 10:40। तो 9:50 to 10:40 आप लोग क्लास में रहिएगा। मैं मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, बाकी बच्चों को भी बोल दीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 महीना आपके एग्ज़ाम को रह गया है, अपने लेक्चर सिर्फ 3 दिन, तो कहने का मतलब अपने पास सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन में मुझे आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। और उस नोट्स के अलावा भी अगर आप कहते हो कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको दूसरे नोट्स भी लिखा दूँगा, है ना। तो हम लोग उसकी एक तैयारी रखें।